पापा, आपका फोन है। कौन है बेटी? राधे श्याम जी अपनी बहू दामिनी से पूछते हैं। वो मंजू दी का फोन आया है। हाँ मंजू बेटा, आज तुझे कैसे अपने पापा की याद आ गई? ओ पापा, आप तो जानते ही हैं कि जॉब के कारण व्यस्त रहती हूँ। क्या करूँ, घर बार दोनों ही संभालना होता है और रवि भी मेरे घर में मदद नहीं करते। अब आप ही बताइए, ऐसे में क्या फ़ोन करूं आपको? दामिनी है ही आपको देखने सुनने के लिए। बेटी को कौन पूछता है बहू के आगे? कभी मेरी भी सुन लिया करे आप। अपनी बेटी की बातों को सुन दंग रह गए। राधे श्याम जी मंजू के रग रग से वाकिफ थे। स्वार्थ प्रताप भरी पड़ी है मंजू में। हमेशा से ही मंजू अपनी छोटी भाभी को जली कटी सुनाती और जलील करती। कहते हैं कि घर में स्त्री ना हो तो घर भूत का डेरा लगता है। राधे श्याम जी की पत्नी शिवानी असमय ही अकाल मृत्यु की शिकार हो गई थी। मंजू की शादी भी अकेले ही राधे श्याम जी ने की और बेटा राजू की शादी भी। अब बताओ भी किस लिए अपने पापा को फ़ोन की हो? दरअसल रवि को अमेरिका जाना है आगे की पढ़ाई के लिए। 40 लाख कम पड़ रहे हैं, बाकी 60 का इंतजाम कर लिया हमने। पापा, आप 40 की व्यवस्था कर दीजिए ना। फोन पर मंजू प्रेम से विनती स्वरों बोल रही और बेटी के विनय युक्त लहजे से चालाकी की बू आ रही। फिर भी बोले, ठीक है, कोशिश करता हूँ, लेकिन जवाई बाबू को आसानी से लोन मिल सकता है, इसलिए उन्हें बोलो कि वो कल हमसे मिलने आ जाएं। पर पापा, आपके अकाउंट में है ना पैसे? वो तो ठीक है, पर उस पैसे पर मेरे पोते का भी हक है और अभी पोती की शादी भी करनी है। जानती हो कि तुम्हारा भाई प्राइवेट नौकरी करता है, बेचारा सब कुछ तो देख रहा है। मेरी दवाई, बिजली बिल, पर्व त्योहार का खर्च भी देखता है, लेकिन आपका पेंशन भी तो उसका परिवार ही खा रहा है। मेरी शादी के 2 साल तक 30 त्योहार में साड़ी व मिठाई भेजा गया, इसके बाद 20 साल तक कुछ भी नहीं आया। पापा, आप तो पराया कर दिया ना। अरे बेटा, 85 साल के बूढ़े बाप से क्या उम्मीद कर रही हो? पेंशन से भी अपेक्षा मत करो, बहुत बोल चुकी। कल आओ दामाजी के साथ, बाकी बात करते हैं। जलाकर फोन राधे श्याम जी ने रख दिया। सब सुन रही दामिनी अपनी ननद की बातों से आहत हो गई। हे भगवान, दीदी क्यों नहीं समझती कि हम सब कैसे घर चला रहे हैं? हम ही जानते हैं, घर भी बहुत ही पुराना हो चुका था। मंजू दी के शादी के बाद से मरम्मत व पेंट भी नहीं हो पाया था। दामिनी सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि कल मंजू दीदी कलह करने आएगी और पापा को दुखी करेगी। अब दीदी को समझाना पड़ेगा कि पापा से इस तरह से ना बोला करे। दोपहर को ही मंजू व रवि आदम के शरबत पानी पीने के पश्चात खाना पीने का दौर चला। उसके बाद मंजू अपने रंग में आ गई। पापा, क्या सोचे आप? 40 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे? मंजू के सवाल पर रवि भी अपने ससुर की ओर ताकने लगे। देख बेटा, तुम अपने मायके की स्थिति से वाकिफ ही हो और तुम्हारी 3 भतीजियां हैं जिनकी शादी करनी है, इसलिए बैंक में रखे पैसों को हाथ भी नहीं लगाते हम लोग। बेटा, तुम भी ग्रामीण पदाधिकारी हो और दामाद जी बैंक में है, तो सरलता से बैंक तुम दोनों को कर्ज दे सकती है और ब्याज भी कम लगेगा, क्योंकि बैंक में रवि जी काम करते हैं। पापा का कहा सुन मंजू तमक गई। तंज कसते हुए बोली, ऐसा है तो पापा, मैं भी इस घर की दावेदार हूँ और आप 2 कट्टा जमीन पर बने घर को 2 बराबर बराबर हिस्सों में अलग कर दीजिए, या फिर 1 कट्टा जमीन का पैसा दे दीजिए। मंजू की बात सुनकर पापा माथा पकड़कर बैठ गए। दामिनी को लगा कि कहीं कुछ हो ना जाए। ससुर ही परिवार के कर्ता धर्ता है। मंजू दी को मान सम्मान देना मतलब अपनी ही बेइज्जती कराने के जैसा है। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं। वही हाल मंजू का है। सातिरपना और लालचीपना के आचरण को ओढ़े। दीदी, आपका हिस्सा भी जरूर मिलेगा जब आप अपनी ननद से संबंध ठीक कर लीजिएगा। आपकी ननद रिंकी भी इसी शहर में यहीं पड़ोस में रहती है ना? आपने उसके साथ क्या किया है? ना कभी उसे फ़ोन करती आप, ना उसे अपने मायके आने देती।
और रवि जीजू से अपनी बहन को मिलने नहीं देती, बल्कि रिंकू के द्वारा भेजी गई राखी को फेंक देती है। कहते हैं कि आपकी बहन ही राखी नहीं भेजती। आपके कारस्तानी की कहानी रिंकी रो रो कर सुना चुकी है मुझे। आप नहीं चाहती कि वह अपने मायके आए ताकि वो अपनी बेटी होने के दावेदार ना जतलाए, है ना मंजू दी। दामिनी के तर्ज भरी बातों से मंजू का चेहरा फीका पड़ गया। काटो तो खून नहीं। अब तो सारी कारगुजारी पति और पापा के समक्ष आ गई थी। मंजू बोली, चुप हो जा तू। दीदी, आप चाहती है ना कि हम सब खुश रहे, तो सबसे पहले अपनी ननद से संबंध को स्वस्थ बनाइए। रिंकी अपने भैया के लिए तड़पती है। जहाँ तक आपके हक की बात है, हमने कभी आपको पलटकर जवाब नहीं दिया, ना अवहेलना की। फिर दीदी इतना जहर क्यों? आप तो संपन्न हैं, हम लोगों से अधिक हैसियत आपकी, फिर भी दीदी आप। कहते कहते दामिनी फपक फपक रो पड़ी। राधे श्याम जी अपनी बहू की समझदारी से गदगद हो गए। एक मेरा खून है जो नासमझ है, और बहू तो मेरा खून ना होते हुए भी मेरे मान सम्मान को लेकर चलती है। कितना भाग्यवान हूँ, इतनी अच्छी समझदार बहू मिली है। सोचते हुए राधे श्याम जी की आंखें डबडबा गई। रवि खड़े हो जाते हैं। जा रहा हूँ अपनी बहन से मिलने, आना है तो आ जाना, नहीं तो ऑटो से घर लौट जाना। माफ़ी चाहता हूँ पापा, आपकी अपनी बेटी ना मायके की है ना ससुराल की। आज तक मेरी आंखों में इसने झूठ प्रेम का पर्दा डाले हुई थी, आज सब कुछ साफ दिख रहा है। कहते हुए रवि अपने ससुर के समक्ष हाथ जोड़ दिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।